टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईरान से जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं वो हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। मैं आपके साथ सैयद हूं और मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रतिभा जी हैं। नमस्कार। ईरान से जो खबर आ रही है वो ये है कि सुबह जो खबर आई कि वहाँ पर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की यूएस और इजरायली हमले में मौत हो गई। वहाँ पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और इसके अलावा 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश उसकी भी घोषणा की गई है। ख़ामनेई के अलावा ये कहा जा रहा है कि उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर ख़ामनेई हैं उनकी तरफ से जो लास्ट ट्वीट किया गया था उसमें ये लिखा गया कि ये पोस्ट फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी और इसमें कहा गया था कि ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। फिर उनमें से कोई तो अपनी मन्नत पूरी कर चुका यानी शहीद हो गया और उनमें से कोई इंतज़ार कर रहा है उनमें अपने इरादों में जो भी तब्दीली नहीं की। यानी ये लास्ट पोस्ट किया गया था और ये जाहिर सी बात है कि जब ख़ामनेई साहब की मौत की खबर आई होगी उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया। हमारे साथ प्रतिभा जी हैं। प्रतिभा जी, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है और कहीं ना कहीं वो उसके निशाने पर जो है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे। बिल्कुल, ख़ामनेई ट्रंप के निशाने पर काफ़ी लंबे समय से थे और ये जो पूरी जंग है इसकी जो कवायद चल रही है वो इसलिए थी कि अमेरिका और इजराइल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। जो ख़ामनेई की मौत की खबर दी है वो भी ट्रंप ने दी और सुबह सुबह आज हम जब सोकर उठे और दफ्तर आने की तैयारी कर रहे थे उससे पहले ही ये ट्रंप ने या उस पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि ख़ामनेई मारे गए हैं। हालांकि बहुत देर तक ईरान इस खबर को कंफर्म नहीं करता रहा। मैं देख रहा था हाँ, आप रात से इस पूरी खबर पर निगाह बनाई। नहीं, हम सब लगे हुए हैं, हमारे पूरा चैनल, हमारी टीम, हमारे सभी साथी रात भर इस खबर पर लगे थे क्योंकि हम जानते हैं कि दर्शकों की दिलचस्पी भी ईरान पर है, ईरान के बारे में वे जानना चाहते हैं, इसलिए हम पल पल की खबर आपके पास लेकर आ रहे हैं। रात में नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हमने उन्हें मार दिया है। उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि ये कंफर्म कैसे होगा। उसके बाद सुबह जाकर जो है ईरानी मीडिया ने, वहाँ का जो प्रेस टीवी है उसने ट्वीट किया, उसके बाद ये बात कंफर्म हुई। मैं आपको बता, जाहिर सी बात है क्योंकि जब यदि ट्रंप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो ट्रुथ सोशल पर यदि वो बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बिना कंफर्म किए ट्रंप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। उनके पास कंफर्मेशन आ गई थी कि ख़ामनेई मारे गए हैं, तभी उन्होंने ये पोस्ट जो है उन्होंने लिखा और लंबा चौड़ा पोस्ट है ट्रंप का। आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि ख़ामनेई क्रूर शासक थे, उनका अंत हो गया और ये सबके लिए खुशी की बात है। ख़ामनेई की मौत के बाद जो है IRGC का जो बयान आया है उसमें कहा गया कि हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश उनका शोक मना रहा है। ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा है कि ये हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी कहीं न कहीं अब देखा जाए तो IRGC और ईरान लेने की तैयारी में है, जबकि ट्रंप अपने पोस्ट में ये लिख रहे हैं कि जो IRGC है और जो वहाँ की पुलिस है, सेना है, अब उसमें से कुछ लोग नहीं लड़ना चाहते हैं और वो अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं। जबकि इसके उलट हम जो ये बयान देख रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो आग, जो चिंगारी, जो आग जो लगाई है वो और अब बड़े पैमाने पर फैलने जा रही है और ये बदले की अब तैयारी ईरान की तरफ से शुरू हो गई है। प्रतिभा जी, बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि IRGC चीफ जो मेजर जनरल मोहम्मद पकपोर हैं उनकी भी हमले में मौत हुई है। इसके अलावा सीनियर एडवाइज़र जो है ख़ामनेई के अली शमकानी, वो भी मारे गए हैं इस हमले में। और इसके अलावा वहाँ पर IRGC के न्यू कमांडर की भी तैनाती हो गई है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी IRGC के नए कमांडर बनाए गए हैं। सैयद, एक सवाल दर्शकों के मन में ज़रूर होगा और कई लोग पूछ भी रहे थे कल कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, इजराइल ने हमला क्यों किया, क्या वजह है? तो देखिए, इसके दो बड़ी बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे अमेरिका चिढ़ा हुआ था। ट्रंप कई बार ईरान को चेता चुके थे कि अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब बंद करो, नहीं तो हम आपको सबक सिखाएंगे। लेकिन ईरान कह रहा था, ईरान का मानना था कि हम भी तो न्यूक्लियर वेपन से पावरफुल हो जाएं, आप सब लोग हो रहे हो तो हम क्यों पीछे रहें। ईरान अपनी ज़िद पे था, ट्रंप अपनी ज़िद पे, पेच यहीं फंसा हुआ था। दूसरी बात कि जो इजराइल है उसके कई दुश्मन हैं,
हिजबुल्लाह है, हुती है, तो ये हमास है जिसने इजराइल पर हमला भी किया था वहीं से 2023 शुरुआत में, वहीं से शुरुआत हुई। तो इजराइल को लगता था कि ये इन संगठनों की मदद से ईरान उस पर हमले करता है, और दूसरी तरफ अमेरिका को लग रहा था कि ये ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स यदि इसके पास आ गए तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दो दोस्त बन गए, अमेरिका और इजराइल। इजराइल को समर्थन पूरा हासिल है अमेरिका का, और दोनों मिल करके फिर ईरान को यह कहने लगे कि दबाने की कोशिश करने लगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। और पिछले साल एक आपको युद्ध याद होगा कि जून में जो 12 दिनों का एक जंग चली थी कि ईरान और इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के न्यूक्लियर पावर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उसके न्यूक्लियर कुछ प्लांट पर हमले किए गए, जो बम वर्षक है, और वो बम गिरा करके ये दावा किया गया कि बहुत उसके न्यूक्लियर पावर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। अर्थव्यवस्था वहाँ चरमराने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, तो इसका प्रोटेस्ट हुआ। तो ईरान में हो रहे इस प्रोटेस्ट में अमेरिका और इजराइल ने अपना हित देखा। उन्हें लगा कि ये जो विद्रोह है ये जनता की आवाज़ है, और यहाँ से खामेनी के शासन को ख़त्म करने का एक उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिल गया। और तभी से इस पर कयास लग रहे थे कि अमेरिका देर सबेर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा ईरान के साथ। प्रतिभा जी, ये तो एक तरह से देखा जाए तो वेनेजुएला से बड़ा ऑपरेशन है। बड़ा ऑपरेशन है। वहाँ तो वो उठाकर ले गए थे, यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जिस दिन से वेनेजुएला वाला ऑपरेशन हुआ उस दिन से ही ये बात कही भी जा रही थी कि क्या ईरान का भी हश्र, खामेनी का भी हश्र कुछ मादुरो जैसा तो नहीं होने जा रहा। लेकिन मादुरो को तो उससे वो पकड़ के ले गए, उठा के ले गए। खामेनी का तो उन्होंने अंत कर दिया। वैसे सैयद, खामेनी को लेकर जो आप बेहतर बता सकते हैं कि खामेनी का जो शासन था वो एक धार्मिक नेता थे, लेकिन वो उन पर जो उनके जो आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि वो कट्टर इस्लामिक नेता थे और कट्टरता थोप रहे थे अपनी देश पर, और इसलिए ट्रंप भी उनसे बड़े इस बात से खफा थे और लोगों से कहते हैं कि वो कट्टर शासक थे आपके यहाँ। देखिए प्रतिभा जी, जो पश्चिमी मीडिया है या पश्चिमी जगत के लोग हैं वो ये बात मानते रहे हैं कि ईरान में जो खामनाई साहब का शासन था वहाँ पर एक तरह से इस्लामिक जो शासन था वो कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की कोशिश करता था। लेकिन ईरान का कहना था कि वहाँ पर हर चीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक है। और खामनाई साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ ईरान के एक सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, वो एक धार्मिक नेता थे, बल्कि जो मुस्लिम सेक्ट्स में जो शिया सेक्ट है, शिया संप्रदाय है, उसके सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। यानी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में है। हर देश में उनके अनुयायी रहते हैं, चाहे भारत हो, भारत में 7 करोड़ के लगभग शिया हैं जो उन्हें मानते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा अमेरिका में भी बड़ी तादाद में जो ईरानी अमेरिकी रहते हैं वो भी और हम देख भी रहे हैं कि जगह जगह अब प्रोटेस्ट की भी खबरें आ रही हैं अलग अलग देशों से। इसके अलावा ईरान से जो हमें तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से उनके चाहने वाले औरतें रो रही थी, जी काफी जज्बाती हो गए हैं और इमोशनल जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। अब प्रतिभा जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या हो सकता है, किस तरह के स्पेकुलेशंस? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सत्ता परिवर्तन का जो मंसूबा है अमेरिका और इजराइल का, वो मुझे लगता है कि वो पूरा हो सकता है। ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो मारे गए हैं खामेनी, उसके बाद उनका जो है वो निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी हैं, वो उन्होंने इसे इस्लामी गणतंत्र के अंत की शुरुआत बता दिया है। और वे बड़े विरोधी थे खामेनी साहब के, और वो शुरू से ही चाहते थे कि वो देश में वापस आएं और यहाँ की सत्ता को संभालें। तो कहीं ना कहीं राजा पहलवी के लिए एक मौका जो है मुझे लग रहा है हाथ आया है। प्रतिभा जी, सत्ता परिवर्तन के लिए वहाँ पर जाहिर सी बात है ज़मीन पर उतरना ज़रूरी है। बिल्कुल बात, और वहाँ की आवाम क्या उनके साथ होगी, हाँ, ये एक बड़ा और सवाल। उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है उनके, तो एक नया उत्तराधिकारी तो चुना जाएगा। लेकिन रजा पहलवी, जिस तरह से आपने बांग्लादेश में देखा कि तारिक रहमान इतने दिनों से निर्वासित थे, और जो पूरी कहानी कही जाती है कि शेख हसीना को हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, वहाँ यूनुस को लाने के पीछे और उसके बाद इस सब चीज़ों में अमेरिका के हाथ की बात कही जाती है। तो जिस तरह से अब तारिक रहमान वहाँ लौट के आए और फिर वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप रजा पहलवी अब जो है
अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे, वो वापस देश लौटेंगे और हो सकता है कि वो ईरान की सत्ता को हासिल करने की कोशिश करें। उसके जो भी रास्ते होंगे मुझे लगता है उस पर वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो जी, जिस तरह की खबरें आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स दुनिया भर से, उसके बाद ये माना जा रहा था कि ईरान में कुछ अब बड़ा तो होने वाला है, और खामनाई भी ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक तरीके चुन से लिया चुन है। लिए हैं, और ईरान में जितना भी शीर्ष नेतृत्व है उसके भी उत्तराधिकारी चुन उनके लिए गए बेटे हैं। की बात कही जाती है कि वो जी, वो जी। उनके तो उत्तराधिकारी यानी कहीं ना कहीं उनको ये एहसास था कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। कई आप देखो ना, पिछले साल भर से वो जल्दी सार्वजनिक मंचों पर नज़र नहीं आए। जब से वो न्यूक्लियर उसके प्रोग्राम्स पर अटैक हुआ, उसके बाद से खामेनेई बहुत कम सार्वजनिक जगहों पर नज़र आते थे, और कहा जाता था कि वे छुपे हुए हैं, कहीं सुरक्षित स्थान पर हैं। तो अंदेशा तो था कि अमेरिका उनके पीछे है और अमेरिका देर सवेर कोई बड़ा काम कर सकता है, और इसलिए उनके उत्तराधिकारी को चुने जाने की भी खबर आ रही थी। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो जंग है ये रुकने वाली नहीं है। अभी लग रहा है कि ये लंबा दौर चल सकता है, क्योंकि इस जो ईरान की IRGC है उसने कह दिया है कि हम इसका एक तरह से बदला लेने की बात अब जाहिर सी बात है ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो उनके सुप्रीम लीडर थे वो अब मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं कम दौर तो रहेगा ही ईरान आने वाले दिनों में जो है रहेगा, और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही।